सोचिए, आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, हर महीने सैलरी आती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। कभी मेडिकल इमरजेंसी सामने आ जाती है, कभी लोन का प्रेशर बढ़ जाता है और कभी फ्यूचर को लेकर एक अजीब सा डर मन में बैठ जाता है। अब एक सिंपल सवाल आपसे, अगर पैसा इतना हार्ड कमाया जाता है तो उसे संभालना हमें कभी सिखाया क्यों नहीं गया? एक आम आदमी दिन रात मेहनत करता है, सालों तक जॉब करता है और पूरी जिंदगी में मुश्किल से थोड़ी बहुत सेविंग्स बना पाता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जैसे इलॉन मस्क और बिल गेट्स, जो हर दिन करोड़ों में कमाते हैं। फर्क सिर्फ इतना नहीं है कि वो ज्यादा कमा रहे हैं, असली फर्क ये है कि वो पैसे को हमसे बिल्कुल अलग तरीके से समझते और यूज करते हैं। यही फर्क डिसाइड करता है कि पैसा किसी के लिए स्ट्रेस बनता है या पावर। और यही सवाल हमें मजबूर करता है सोचने पर, क्या प्रॉब्लम हमारी मेहनत में है या हमारी मनी अंडरस्टैंडिंग में? दोस्तों, सच्चाई यह है कि सिर्फ पैसा कमाना कभी भी काफी नहीं होता। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल टेंशन में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग हैं जिनकी सक्सेस का रीजन सिर्फ उनकी इनकम नहीं है, बल्कि उनका पैसा सोचने और इस्तेमाल करने का तरीका है। इलॉन मस्क ने अपनी पूरी जर्नी में यह दिखाया है कि पैसा तभी पावरफुल बनता है जब आप उसे लॉन्ग टर्म विजन के साथ मैनेज करते हो। उन्होंने शॉर्ट टर्म कंफर्ट या फ्लैशी लाइफस्टाइल के बजाय अपने पैसे को इनोवेशन, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और बड़े गोल्स में लगाया। बिल गेट्स भी यही बताते हैं कि पैसा गोल नहीं है, पैसा एक टूल है जो सही डायरेक्शन में यूज हो तो न सिर्फ बिजनेस ग्रो करता है बल्कि पूरी दुनिया तक बदली जा सकती है। और यही बात आपकी लाइफ पर भी अप्लाई होती है। पैसा तभी आपके लिए काम करता है जब आप उसे समझदारी से मैनेज करना और सही जगह यूज करना जानते हो। और अगर आपने इस बात को डिटेल में समझ लिया, यानी पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है और कैसे ग्रो करता है, तो आपकी लाइफ में पैसे की कमी महसूस होना धीरे धीरे बंद हो जाती है। पैसा हमेशा हाथ में रहे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पैसे को लेकर पैनिक और डर जरूर खत्म हो जाता है। यही फर्क होता है सिर्फ कमाने वालों में और पैसे को समझने वालों में। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको अमीर बनने के शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि पैसा कमाने से पहले पैसे को समझना सिखाती है। यह वीडियो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देगा, बल्कि पैसे के साथ एक स्मार्ट, प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाने की सोच देगा। अब जरा यहां पॉज लेकर सोचिए। हम सब पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहती है कि पैसा हमारे हाथ में क्यों नहीं टिकता। किताब यही सवाल सबसे पहले उठाती है। हम पैसे से रोज डील करते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि पैसा है क्या और हमारी लाइफ में उसका रोल क्या होना चाहिए? क्योंकि जब तक पैसा को सिर्फ नोट्स और नंबर्स समझते रहेंगे, तब तक वो हमें कंट्रोल करता रहेगा। लेकिन जिस दिन हमने ये समझ लिया कि पैसा असल में कैसे काम करता है, उसी दिन से गेम बदलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि पैसा है क्या और हमें उसके साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए। इसी से शुरू होता है इस किताब का पहला चैप्टर 1, पैसा असल में है क्या। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पैसा को सिर्फ नोट्स और कॉइन्स की तरह देखते हैं। हमें लगता है पैसा मतलब सैलरी, बैंक बैलेंस, एटीएम से निकलने वाले नोट्स या मोबाइल में दिखने वाला नंबर। लेकिन किताब यहीं पर हमें रोकती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाती है। पैसा कोई गोल नहीं है, पैसा एक टूल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हथौड़ा या चाकू। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो लाइफ आसान बन जाती है, और अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वही चीज नुकसान भी कर सकती है। पैसा खुद ना अच्छा होता है ना बुरा, अच्छा या बुरा बनता है हमारा यूज। और यही वजह है कि कई बार हम देखते हैं दो लोग सेम उम्र, सेम एजुकेशन, सेम सिटी में रहते हैं और इनकम भी लगभग सेम होती है, फिर भी एक व्यक्ति हमेशा टेंशन में रहता है, फ्यूचर को लेकर वरीड रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड रहता है। बाहर से देखने पर लगता है कि शायद दूसरा ज्यादा कमा रहा होगा, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। असल फर्क इनकम का नहीं, मनी बिहेवियर का होता है। पैसा आते ही उसे कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे स्पेंड किया जाता है और कितना सोच समझकर डिसीजन लिया जाता है, यही चीज तय करती है कि पैसा आपको कंट्रोल करेगा या आप पैसे को कंट्रोल करेंगे। किताब साफ साफ कहती है,
जब पैसा आपको कंट्रोल करने लगता है तब आपकी लाइफ डिसीजंस डर से चलने लगती हैं। और जब आप पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तब डिसीजंस क्लैरिटी से आने लगते हैं। यहीं से फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंस के एक्सपर्ट बन जाएं या कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स याद कर लें। इसका मतलब है पैसा आपकी लाइफ में किस पर्पस के लिए है ये क्लियर होना। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है और न ही सिर्फ जमा करके रखने के लिए। पैसा एक ऐसा टूल है जो आपकी नीड्स, सिक्योरिटी और फ्यूचर गोल्स को सपोर्ट करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, अगर बिहेवियर इतना फर्क डालता है, तो ये बिहेवियर बनता कैसे है? हम में से ज्यादातर लोगों को यह सिखाया ही नहीं गया कि पैसा के साथ सही रिश्ता कैसे बनाया जाए। हम देखकर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं और कई बार गलत एग्जाम्पल से सीख लेते हैं और यही पैटर्न्स हमारी पूरी लाइफ कैरी हो जाते हैं। तो अब अगला लॉजिकल सवाल यही बनता है, अगर हमारा बिहेवियर ही सब कुछ डिसाइड करता है तो क्या हम अपना मनी बिहेवियर बदल सकते हैं? और अगर हां तो कैसे? इसी सवाल का जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलने वाला है। चैप्टर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? दोस्तों, जब भी हम फाइनेंशियल लिटरेसी शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही इमेज आती है, शेयर मार्केट, चार्ट्स, कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स और फाइनेंस एक्सपर्ट्स। लेकिन किताब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करती है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बन जाएं या हर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल जान लें। असली फाइनेंशियल लिटरेसी उससे कहीं ज्यादा बेसिक और प्रैक्टिकल चीज है। फाइनेंशियल लिटरेसी का सिंपल मतलब है, आपको यह क्लियर होना चाहिए कि पैसा आपकी लाइफ में कैसे मूव कर रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों जा रहा है। अगर आपको इन तीनों सवालों का जवाब पता है तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल लिटरेसी की सही डायरेक्शन में चल रहे हो। और अगर इनमें से एक भी क्लियर नहीं है तो चाहे आपकी इनकम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पैसा हमेशा कम ही लगेगा। किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है कि इनकम और एक्सपेंस की क्लैरिटी के बिना फाइनेंशियल पीस पॉसिबल ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तब टेंशन अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है। इनकम बढ़ती है तो खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ जाता है। रिजल्ट वही रहता है, एंड ऑफ द मंथ स्ट्रेस। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति हर महीने 30,000 रुपए कमाता है और दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपए। नॉर्मल सोच के हिसाब से हमें लगेगा कि 1 लाख वाला ज्यादा सिक्योर होगा, लेकिन अगर 30,000 वाला व्यक्ति अपने खर्च को ट्रैक करता है, बजट बनाता है और फ्यूचर के लिए थोड़ी प्लानिंग करता है, जबकि 1 लाख वाला बिना सोचे समझे खर्च करता है, तो लॉन्ग टर्म में पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। कुछ सालों बाद 30,000 वाला ज्यादा स्टेबल और सिक्योर फील करता है और 1 लाख वाला हमेशा प्रेशर में रहता है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही फाइनेंशियल लिटरेसी की ताकत है। फाइनेंशियल लिटरेसी पैसा बढ़ाने से पहले पैसा संभालना सिखाती है। यह आपको डिसिप्लिन सिखाती है, क्लैरिटी देती है और इंपल्सिव डिसीजंस से बचाती है। जब आपको यह पता होता है कि आपका पैसा क्यों खर्च हो रहा है, तब आप गिल्ट के बिना खर्च भी कर पाते हो और टेंशन के बिना बचत भी। यहीं पर एक सवाल नेचुरली सामने आता है, अगर क्लैरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है और बिहेवियर इतना फर्क डालता है, तो क्या बजटिंग सच में इतना पावरफुल टूल है? क्या सिर्फ एक सिंपल बजट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में ला सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलने वाला है। चैप्टर 3, बजटिंग यानी पैसे का नक्शा। दोस्तों, जैसे ही बजट शब्द आता है, बहुत से लोगों के दिमाग में एक ही फीलिंग आती है, रिस्ट्रिक्शन। ऐसा लगता है जैसे बजट मतलब खुद को रोकना, मजा कम करना और हर खर्च से पहले डरना। लेकिन किताब यहां पर एक बहुत जरूरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है। बजट कोई पनिशमेंट नहीं है, बजट एक रोड मैप है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल मैप्स आपको रास्ता दिखाता है, बजट आपके पैसे को डायरेक्शन देता है। किताब कहती है, अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी भटक सकते हैं। यही बात पैसों पर भी लागू होती है। जब तक आपको यह क्लियर नहीं होगा कि आपकी इनकम का क्या रोल है, आपका पैसा किस पर्पस के लिए है, तब तक पैसा कंट्रोल में नहीं आ सकता। बजट आपको यह बताता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और क्या वो सही जगह जा रहा है या नहीं। अब बजटिंग का सबसे कॉमन रूल लोग गलत समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल सेविंग, यानी पहले खर्च करो
जो बचे वो बचा लो। किताब साफ बोलती है कि यही सबसे बड़ी गलती है। सही रूल है इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स एक्सपेंस, मतलब पहले बचाओ, फिर जो बचे उसी में खर्च करो। यह अप्रोच शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही अप्रोच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाती है। मान लीजिए आप हर महीने अपनी इनकम का सिर्फ 10% भी बचा लेते हैं। अमाउंट छोटी लग सकती है, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को रिस्पेक्ट दे रहे हो। आप आज के आराम के साथ साथ कल की सिक्योरिटी के बारे में भी सोच रहे हो। बजटिंग आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाती, लेकिन यह आपको उन पुअर डिसीजन से बचाती है जो बाद में रिग्रेट बन जाते हैं। बजटिंग का एक और फायदा यह है कि यह गिल्ट को खत्म करती है। जब आप प्लान के साथ खर्च करते हो तो खर्च करने के बाद भी गिल्ट नहीं होता। आपको पता होता है कि यह खर्च बजट के अंदर है, और यही मेंटल पीस की सबसे बड़ी वजह बनती है। लेकिन किताब यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाती है। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। अगर आपका पैसा सिर्फ बैठा रहेगा तो समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इन्फ्लेशन चुपचाप आपके पैसे की ताकत को खा जाता है। यानी जो पैसा आज काम का है वही पैसा कुछ साल बाद कम काम का रह जाता है। तो अब एक नेचुरल सवाल सामने आता है, अगर सेविंग जरूरी है लेकिन सेविंग अलोन इनफ नहीं है, तो फिर पैसा ग्रो कैसे किया जाए? पैसा बैठा ना रहे बल्कि आगे बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसी सवाल के साथ हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4, इन्फ्लेशन यानी चुपचाप पैसा खाने वाला दुश्मन। दोस्तों, इन्फ्लेशन एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं, लेकिन सीरियसली तब समझ में आता है जब जेब पर असर पड़ता है। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है समय के साथ चीजें महंगी होती जाती हैं। आज जो चीज 100 रुपए की है वही कुछ साल बाद 120, 150 या उससे भी ज्यादा की हो जाती है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि चीजें महंगी हो रही हैं, असली प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका पैसा उसी स्पीड से नहीं बढ़ रहा तो आपकी बाइंग पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। किताब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा अनकंफर्टेबल सच बताती है। अगर आपका पैसा ग्रोथ नहीं कर रहा तो इन्फ्लेशन उसे चुपचाप खा रहा है। आपको पता भी नहीं चलता और आपके पैसे की वैल्यू कम होती चली जाती है। यही वजह है कि सिर्फ सेविंग करने से फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। सेविंग जरूरी है, लेकिन सेविंग अकेली काफी नहीं है। अब यहां एक कॉमन बिलीफ है, बैंक में पैसा सेफ रहता है, और यह बात गलत नहीं है। बैंक में रखा पैसा सेफ होता है, लेकिन किताब साफ बोलती है कि बैंक में पड़ा पैसा ग्रो नहीं करता। इंटरेस्ट इतना कम होता है कि कई बार इन्फ्लेशन से भी कम। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पैसा नंबर में तो सेम दिखता है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू घटती चली जाती है। यहीं से इन्वेस्टमेंट की बात शुरू होती है। इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को डर लगने लगता है। रिस्क, लॉस, फ्रॉड, मार्केट क्रैश, ये सारे वर्ड्स एक साथ दिमाग में आ जाते हैं, और यही डर लोगों को एक्शन लेने से रोक देता है। किताब यहां यह समझाने की कोशिश करती है कि इन्वेस्टमेंट अपने आप में डरावनी चीज नहीं है। डर तब आता है जब नॉलेज नहीं होती। इन्वेस्टमेंट का गोल ओवरनाइट रिच बनना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का गोल होता है इन्फ्लेशन को बीट करना और लॉन्ग टर्म में पैसे की वैल्यू को बचाए रखना। जब आप सही समझ के साथ, सही टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क धीरे धीरे मैनेजेबल हो जाता है। किताब यह भी बताती है कि हर किसी को सब कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको वही चूज करना है जिसे आप समझते हो। स्मॉल अमाउंट से शुरू करना, रेगुलर इन्वेस्ट करना और शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से पैनिक न करना, यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन है। तो असली सवाल यह नहीं है कि इन्वेस्ट करना रिस्की है या नहीं। असली सवाल यह है, क्या इन्वेस्ट न करना ज्यादा रिस्की नहीं है? अगर आप सिर्फ सेविंग पर डिपेंड रहते हो तो इन्फ्लेशन हर साल आपकी मेहनत की कमाई को थोड़ा थोड़ा करके कमजोर करता रहेगा। और यहीं से एक नया सवाल सामने आता है, अगर इन्वेस्ट करना जरूरी है तो इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है? रिस्क को कैसे समझें और डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कैसे करें? इसी सवाल के साथ हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 5, इन्वेस्टमेंट यानी डर नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। दोस्तों, जैसे ही इन्वेस्टमेंट शब्द आता है, बहुत से लोगों के दिमाग में एक ही चीज घूमने लगती है, रिस्क। कई लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट मतलब गैम्बलिंग, कभी फायदा कभी नुकसान, और सब कुछ लक पर डिपेंड करता है। लेकिन किताब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात साफ करती है, इन्वेस्टमेंट का मतलब गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं होता।
गैम्बलिंग शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट पर बेस्ड होती है, जबकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिसिप्लिन पर बेस्ड होती है। किताब सिंपल शब्दों में इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करती है। इन्वेस्टमेंट इक्वल्स लॉन्ग टर्म पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी, यानी इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी चीज स्पीड नहीं है बल्कि टाइम है। जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इन्वेस्ट करते हैं वही लोग ज्यादातर डिसअपॉइंटेड होते हैं। इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए काम करती है जो धीरे धीरे रेगुलर तरीके से और बिना पैनिक के डिसीजंस लेते हैं। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन किताब यह भी समझाती है कि रिस्क अपने आप में डेंजरस नहीं होता। रिस्क तब डेंजरस बनता है जब नॉलेज नहीं होती। जब आप बिना समझे, बिना रिसर्च किए सिर्फ किसी के कहने पर पैसा लगा देते हो, तब रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए किताब बार बार ये बात रिपीट करती है, आपको सब कुछ नहीं करना है। मार्केट में हर प्रोडक्ट, हर ऑप्शन आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ वही चूज करना है जिसे आप समझते हो। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हमेशा स्मॉल अमाउंट से करनी चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि या तो इन्वेस्ट करते ही नहीं या फिर एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। किताब के हिसाब से सही तरीका है स्मॉल अमाउंट से शुरू करना, रेगुलर इन्वेस्ट करना और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में पैनिक न करना। कंसिस्टेंसी यहां सबसे पावरफुल टूल है। टाइम के साथ यही कंसिस्टेंसी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। लेकिन किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देती है। इन्वेस्टमेंट तभी सही से काम करती है जब आपकी लाइफ में डेट कंट्रोल में हो। अगर आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा ईएमआई और इंटरेस्ट में जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। डेट आपकी फाइनेंशियल एनर्जी को चुपचाप ड्रेन करता रहता है और यही वजह है कि डेट को किताब साइलेंट प्रेशर कहती है। डेट हमेशा दिखता नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रेस डिसीजन मेकिंग को कमजोर कर देता है। इन्वेस्टमेंट और डेट साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन तभी जब डेट प्लान्ड और मैनेजेबल हो। तो अब अगला सवाल यह बनता है, डेट कब हेल्पफुल होता है और कब वही डेट आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है? इसी सवाल के साथ हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 6, डेट, दोस्त या दुश्मन। दोस्तों, डेट यानी कर्ज एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में टेंशन आ जाती है, लेकिन किताब यहां एक बैलेंस्ड नजरिया देती है। किताब कहती है कि डेट अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि डेट क्यों लिया गया है और उसे कैसे हैंडल किया जा रहा है। इसलिए किताब डेट को 2 साफ हिस्सों में देखती है, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट वो होता है जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है, मतलब ऐसा कर्ज जो आपको फ्यूचर में ज्यादा कमाने लायक बनाता है, जैसे एजुकेशन लोन या ऐसा बिजनेस लोन जो आपकी इनकम क्रिएट करता है। ऐसे डेट में पैसा वापस देना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसके पीछे एक पर्पस होता है। वह डेट आपको आगे बढ़ाने के लिए लिया जाता है, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। वहीं दूसरी तरफ बैड डेट वो होता है जो सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाने के लिए लिया जाता है। महंगे गैजेट्स, लग्जरी आइटम्स या ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। किताब साफ कहती है कि ऐसे डेट शुरुआत में कंफर्ट देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही कंफर्ट प्रेशर बन जाता है। हर महीने ईएमआई का बोझ डिसीजन मेकिंग को कमजोर कर देता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर भी किताब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी देती है। क्रेडिट कार्ड खुद बुरा नहीं है, प्रॉब्लम उसका मिसयूज है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को कन्वीनियंस के लिए यूज करते हो और समय पर पूरा पेमेंट करते हो तो वो एक टूल बन सकता है, लेकिन अगर आप हर महीने मिनिमम अमाउंट पे करके खुश हो जाते हो तो समझ लीजिए आप ट्रैप में फंस चुके हो। इंटरेस्ट क्वाइटली बढ़ता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितना एक्स्ट्रा चुका रहे हो। डेट फ्रीडम कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। किताब बताती है कि डेट से बाहर निकलने का रास्ता क्लैरिटी, डिसिप्लिन और पेशेंस से होकर जाता है। सबसे पहले क्लैरिटी। आपको यह साफ पता होना चाहिए कि आपका कितना डेट है, किस टाइप का है और उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है। फिर डिसिप्लिन, अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करना और रेगुलर पेमेंट्स करना। और अंत में पेशेंस, क्योंकि डेट से निकलने में टाइम लगता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, अगर डेट इतना कॉमन है और जानकारी भी अवेलेबल है तो फिर हम इतनी फाइनेंशियल डिसीजंस में बार बार गलती क्यों करते हैं? क्यों हम जानते हुए भी गलत चॉइसेस ले लेते हैं? इसी सवाल का जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलने वाला है। चैप्टर 7, मनी माइंडसेट। दोस्तों, किताब बार बार एक ही बात पर जोर देती है
पैसा सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशंस का खेल नहीं है, पैसा उससे कहीं ज्यादा माइंडसेट का खेल है। अगर पैसा सिर्फ मैथ होता तो हर पढ़ा लिखा इंसान फाइनेंशियली स्टेबल होता, लेकिन रियलिटी यह है कि कई बार बहुत इंटेलिजेंट और हाई इनकम लोग भी पैसों को लेकर परेशान रहते हैं। इसका कारण स्किल की कमी नहीं, बल्कि माइंडसेट की क्लैरिटी का ना होना होता है। हम सबका मनी माइंडसेट बचपन से बनना शुरू हो जाता है। हम घर में जो देखते हैं वही हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अगर घर में पैसा हमेशा टेंशन का कारण रहा, बिल्स और लोन्स की बातें डर के साथ होती रहीं, तो हमारे लिए भी पैसा धीरे धीरे स्ट्रेस का सिंबल बन जाता है। हम बड़े होकर पैसा कमाते तो हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं फिर से वही टेंशन ना आ जाए। किताब यहां एक होपफुल बात कहती है, माइंडसेट बदला जा सकता है। मनी माइंडसेट कोई फिक्स चीज नहीं है, यह सीखा हुआ बिहेवियर है, और जो सीखा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। जब आप ये समझना शुरू करते हो कि पैसा आपकी लाइफ का एनिमी नहीं है, बल्कि एक टूल है, तभी चेंज शुरू होता है। जब आप पैसा को प्रॉब्लम की तरह नहीं, सॉल्यूशन की तरह देखने लगते हो, तब गेम सच में बदलता है। तब पैसा सिर्फ खर्च और शॉर्टेज का कारण नहीं रहता, बल्कि प्लानिंग, सिक्योरिटी और चॉइस का सोर्स बन जाता है। आप पैसे से डरकर डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि समझदारी से ऑप्शंस चूज करते हो। यहीं से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सोच जन्म लेती है। लेकिन किताब यहां एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप काम करना छोड़ दो या इनकम अर्न करना बंद कर दो। इंडिपेंडेंस का मतलब है चॉइस। मतलब आप काम इसलिए करते हो क्योंकि आप करना चाहते हो, न कि इसीलिए क्योंकि आपको करना ही पड़े। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है डिसीजंस। पैसे के डर से नहीं, क्लैरिटी के साथ लेना। जॉब बदलनी हो, ब्रेक लेना हो या कोई नया स्टेप लेना हो, यह सब तब पॉसिबल होता है जब पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता। लेकिन यहां एक सवाल नेचुरली उठता है, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काम छोड़ने का नाम नहीं है, तो फिर उसका असली मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस प्रैक्टिकली दिखती कैसी है और उसे अचीव करने का रियल रास्ता क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें अगले और आखिरी चैप्टर में मिलने वाले हैं। चैप्टर 8, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत पॉपुलर शब्द है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका मतलब गलत समझ लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब काम करना छोड़ देना, जल्दी रिटायर हो जाना या लाइफ भर बिना कुछ किए पैसे आते रहना। लेकिन किताब इस मिथ को बहुत साफ तरीके से तोड़ती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल अपने डिसीजंस पर, अपने टाइम पर और अपनी लाइफ की डायरेक्शन पर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं है कि आप जॉब छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप जॉब इसलिए करते हो क्योंकि आप करना चाहते हो, न कि इसलिए क्योंकि आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। जब आप सिर्फ पैसे के डर से काम करते हो, तब हर डिसीजन प्रेशर में लिया जाता है। लेकिन जब पैसा आपकी बेसिक नीड्स और फ्यूचर सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है, तब आप क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले पाते हो। किताब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई मैजिक फॉर्मूला, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं। यह एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है, और इस प्रोसेस की फाउंडेशन होती है आपकी डेली हैबिट्स। स्मॉल हैबिट्स जो शुरुआत में इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, वही लॉन्ग टाइम में आपकी पूरी लाइफ बदल देती हैं। हर महीने थोड़ा बचाना, रेगुलर इन्वेस्ट करना, अननेसेसरी डेट से बचना, एक्सपेंसेस को ट्रैक करना और पैनिक में डिसीजंस ना लेना, ये सब हैबिट्स धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आती, बल्कि सैकड़ों छोटे सही डिसीजन से बनती है। किताब यह भी बताती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब लग्जरी लाइफ नहीं है, इसका मतलब पीस ऑफ माइंड है। जब आपको यह डर नहीं रहता कि अगला बिल कैसे पे होगा, इमरजेंसी में पैसा कहां से आएगा या फ्यूचर कंप्लीटली अनसर्टेन है, वही असली इंडिपेंडेंस है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सोच के साथ जीते हो, तब पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता। आप पैसे को एक टूल की तरह यूज करते हो जो आपकी वैल्यूज और गोल्स को सपोर्ट करता है। आप हर खर्च से पहले डरते नहीं और हर सेविंग के साथ गिल्ट महसूस नहीं करते। बैलेंस अपने आप बनने लगता है, और यही इस किताब का कोर मैसेज है। पैसा गोल नहीं है, पैसा रास्ता है। रास्ता उस लाइफ तक ले जाता है जहां डिसीजंस डर से नहीं, समझ से लिए जाते हैं। जहां पैसा आपकी लाइफ चलाता नहीं,
बल्कि आपकी लाइफ को सपोर्ट करता है। यहीं पर यह ऑडियो बुक खत्म होती है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल क्लैरिटी की जर्नी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, यहीं पर मनी वर्क्स, द गाइड टू फाइनेंशियल लिटरेसी की यह ऑडियो बुक समरी खत्म होती है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने नहीं, समझने आए हो। और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अगर आप सच में ये समझना चाहते हो कि पैसा सिर्फ मैनेज ही नहीं बल्कि ग्रो कैसे होता है और सक्सेस की जर्नी दिमाग से कैसे शुरू होती है, तो अभी जो अगली ऑडियो बुक आपकी स्क्रीन पर दिख रही है उसे इग्नोर मत करना। एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो लिंक दिया गया है वही अगला लॉजिकल स्टेप है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट की शुरुआत है। अभी अगर आप इस वीडियो से बाहर निकल गए तो हो सकता है ये सोच भी निकल जाए, लेकिन अगर अभी क्लिक किया तो आप समझ पाओगे कि गोल्स कैसे क्लियर होते हैं, बिलीफ कैसे बिल्ड होता है और क्यों हर फाइनेंशियल सक्सेस पहले माइंड में पैदा होती है फिर रियलिटी में। इसलिए पॉज मत कीजिए, सोचिए मत, बस एंड स्क्रीन पर दिख रहे उस वीडियो पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अभी ओपन कीजिए। याद रखिए, इंफॉर्मेशन बहुत जगह मिल जाती है, लेकिन सही सीक्वेंस में एक्शन लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अगर आप उन कम लोगों में शामिल होना चाहते हो तो अगली ऑडियो बुक समरी अभी सुनिए। हम वहीं मिलते हैं, एक नई सोच, एक नए लेवल के साथ।